पहचानते हैं जो आरसीएम करते हैं। आज 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम उनकी रेगुलर वे में आती है और मेरी इतनी इनकम आती है उससे आप ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे क्योंकि आपसे और मेरा पहले का कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन आप ही के स्टेट का आदमी, आप ही के शहर का आदमी, आप ही के आसपास का आदमी जब इस इनकम को लेता है तो दिमाग के ताले जरूर खुलते हैं कि जब इस आदमी को जो मैं शुरू से जानता हूँ अगर ये इनकम ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो मिस्टर दरोगा सिंह जी को मैं बुला रहा हूं। अब तक की सबसे जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर दरोगा सिंह जी के लिए। दरोगा सिंह जी आपके बीच में है। जनरली इस पिन वाले आदमी को हमेशा माइक दिया जाता है और अनलिमिटेड दिया जाता है क्योंकि इनको ये पता लगाना होता है कि कितना माइक मेरे को चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं, है ना दरोगा सिंह जी का। मैं ले लूं इंटरव्यू आपके? दरोगा सिंह जी, आपका जन्म कौन से ईयर में हुआ था? 1974। थोड़ा तेज बोलिए। 1974 में आपका जन्म हुआ और एजुकेशन कितने क्लास की आपने? हाई स्कूल पास की। हाई स्कूल मतलब 11th 12th, है ना? 11th 10th, ओके 10th क्लास आपने पास किया है। ओके, तो 10th क्लास पास करने के बाद आपने करियर कहाँ से चालू किया था, किस चीज से चालू किया? मेरे घर में बंटवारा हो जाता है और मेरे को पढ़ाई छोड़ करके आकर के खेती करना होता है। खेती से अपना करियर दरोगा सिंह जी ने चालू किया और खेती में 1-2 लाख रुपए मैंने तो कमाई लेते होंगे आप? नहीं सर, मैंने 7 साल खेती किया। इसके बाद में मैंने फिर जूते की दुकान की। खेत में बहुत कम था मेरे पास। जूते की दुकान के समय आपकी 1 महीने की इनकम कितनी थी? 3000। उस समय शादी हो गई थी आपकी? जी। तो हनीमून मनाने कहाँ गए थे आप? पता नहीं था। अच्छा, सही बात बताना, जब पहली बार बीवी के गिफ्ट लेकर गए थे उसके पैसे आपके थे कि आपके पिताजी के थे? ऐसा कोई गिफ्ट का जमाना नहीं था मेरे समय में। गिफ्ट भी नहीं दिया तो दरोगा सिंह जी की जिंदगी पुरानी मैंने आपको बता दी। और दरोगा सिंह जी की अभी सबसे हाईएस्ट इनकम कितनी? 2,45,000। 2,45,000 हाईएस्ट इनकम है। दरोगा सिंह जी 2,45,000 की इनकम पर आप पहुंच गए। अब आपने भाभी जी को क्या क्या गिफ्ट दिया और कहाँ आप घुमाने ले गए? तो बहुत जगह हम लोग गए, कहाँ याद करें। अच्छा, कुछ बड़ी चीजें याद करा दो। जैसे अपने खाना जैसे अपन झीमने जाते हैं ना तो अपन ये चटनी है कि नमक है ये थोड़ी बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं गुलाब जामुन था, जलेबी थी। तो बड़ी चीजें बोल दो आप, ताकि पुरानी मत बोलिए। जैसे देखिए सर, मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने पढ़ाई के दौरान में अपने पिताजी से साइकिल की मांग की थी। मेरे पिताजी मेरे को साइकिल नहीं खरीद पाए, जबकि मैंने अपने जीवन में 3 कारें खरीदा हुआ। बीवी को घुमाया भी बहुत है, कार में भी बिठाया है। और पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में क्या अंतर आता है? अंतिम प्रश्न। चूंकि मैं अपने गांव को छोड़ करके रामनगर में रहता हूं, जहां पे कि 3 बिस्वा जमीन लिया हूं और वहां पे 1 बिस्वा जमीन की कीमत है 25 लाख रुपए। तो मैंने करोड़ों का मकान भी बनवाया हूं और बीवी के नाम से ही सब कुछ। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार ताली बजाइए। इस बिजनेस में हजारों आदमियों की जिंदगी को तब्दील होते हुए मैंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा है इन पिछले 18 सालों। मैं बात करूंगा आपसे। मैं सब मुकेश कोठारी, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 जैसा दरोगा सिंह जी का जन्म हुआ, मेरा भी 1973 में हुआ। दरोगा सिंह जी 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन मैंने की थी भीलवाड़ा में। आई एम सिंपली बीकॉम। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, महात्मा होंगे। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ क्योंकि जीवन के सब क्षेत्रों में मेरे से ज़्यादा अनुभव आपके पास है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि आरसीएम का अनुभव मेरे पास ज़्यादा है आपसे, और 45 मिनट में इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। मेरे भाई और बहनों, परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा अच्छा नहीं था।
6 भाई बहनों का मेरा परिवार था और पूरी फैमिली में सबसे छोटा मैं था। और जब मैं 9 साल का था तो पिताजी रिटायर्ड हो गए थे। डिफेंस के अंदर उनकी सर्विस थी, फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उनको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250-300 रुपए पेंशन आया करती थी। 6 भाई बहनों का परिवार था। हमारे माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया। और एक दिन जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया तो मेरे माँ बाप बहुत मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा चालू हो गया। उस दिन से जिम्मेदारी का एहसास हुआ। 750 रुपए की नौकरी से एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में अपना करियर भीलवाड़ा राजस्थान में चालू किया। 8 साल तक मैंने प्राइवेट जॉब किया। 8 साल तक प्राइवेट जॉब करने के बाद जिस कंपनी में शुरुआत की थी उसी कंपनी में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बना। और 1999 में आते आते मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक। अभी आप 13,000 सुनते हैं तो छोटी सी इनकम लगती है, लेकिन जब मैं 26 साल का था उस समय 1999 में मेरी सैलरी 13,000 थी। उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे आप PM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसकी बेसिक सैलरी हुआ करती थी 9,998 रुपए। साला में तो सांप बन गया। 26 साल के सब कुछ ठीक था। इकोनॉमिकल ज्यादा चैलेंज नहीं थे मेरे लाइफ में। बचपन में बहुत चैलेंज थे, लेकिन नौकरी करने के बाद इकोनॉमिकल ज्यादा चैलेंज नहीं था। माँ बाप की सेवा कर पा रहा था, बीवी बच्चों को खुश रख पा रहा था, अपनी जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मजा नहीं था। जीवन में आनंद नहीं आ रहा था। आनंद कब आता है? जब आपको आने वाले दिन का इंतजार होता है, आने वाले समय का इंतजार होता है, जीवन में कुछ एक्साइटमेंट होता है। अगले दिन का अगर कोई सस्पेंस ही नहीं है तो आपको कभी भी आनंद नहीं आएगा। आप भारत पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो भारत पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं, टीवी पर भी आप देखते होंगे। अगर पहले से ही फाइनल हो कि आज कौन जीतेगा तो कोई देखने जाएगा? क्योंकि एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि इंतजार है। जहां पर बहुत ज्यादा मजबूत टीम और बहुत कमजोर टीम के मैच होते हैं वहां पर पब्लिक नहीं आती, क्योंकि वहां पर 90% चांस में पहले ही पता होता है कि ये मजबूत टीम जीतने वाली है। इसलिए एक्साइटमेंट वहां पर नहीं होता। एक्साइटमेंट लाइफ का भी तभी होता है जब कल क्या होने वाला उसका आपको इंतजार है। लेकिन मुझे इंतजार नहीं था। नौकरी करता था, 13,000 सैलरी मिलती थी, सारा सब कुछ ठीक था, लेकिन मजा इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे रोज एक ही काम करना पड़ता था। बॉस बार बार मुझे अपने चेंबर में बुलाकर कहता था, मुकेश कोठारी दिमाग मत लगाओ, जितना कहा जाता है उतना करो। मैं चेंबर से बाहर आके सोचता यार मैं आदमी हूं कि गधा हूं। ये कह दिमाग मत लगाओ, आदमी के पास होता ही दिमाग है और ये कहता लगाओ मत। और ये बात समझ में नहीं आती थी। ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। रोज सुबह भैया ये गेट तो आपको बंद करना पड़ेगा प्लीज। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उधर बॉस डांटता था, लेकिन फिर भी नौकरी के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और सर्विस को मैं कंटिन्यू कर रहा था। कभी कभी ऐसा लगता था कि इस सर्विस से मुझे आजादी लेनी है, मैं इस काम को नहीं करना चाहता। 90% आदमी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिस भी काम को वो कर रहे हैं वास्तव में उसको करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो उनकी रुचि का काम नहीं है। ये दिमागी खेल है मेरे भाई। जब भी जिस काम में आपको दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना, वहां पर आपको थकान आएगी, और जिस काम में आपका दिल लग जाएगा अब उस काम के टॉपर बन जाओ। और ये मैं नहीं कहता, ये सारे विद्वान अब तक पूरी पृथ्वी पर कहते हैं। दिमागी गेम को थोड़ा आप समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 ईंट यहां से उठाकर बाहर रखनी है तो आपको लगेगा कि मैंने आपको काम बताया है, और इस 50 ईंट को रखते रखते आपको थकान आएगी क्योंकि आप दिमाग से इन ईंटों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे दिन भर नौकरी करने के बाद आप जिम जाते हैं, जिम में आप वजन उठाने पर भी खुशी महसूस करते हैं और पैसा अलग देकर आते हैं। यहां पर ईंट उठाने का पैसा मिल रहा है तो थकान आ रही है, वहां ईंट उठाने का पैसा दे रहे हैं तो थकान मिट रही है। ये दिमागी गेम है, इसको जहां से खेलना चाहो वहां से आप खेल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस गेम को आपको कहां से खेलना है, किस काम को करना है जिससे हमारा दिल लगे, हमारा दिमाग ना लगे। लेकिन नौकरी में दिमाग ही लगता था मेरे भाई, और बार बार थकान आती थी नौकरी के अंदर। रोज का रोज एक ही काम कर करके बोर हो गया। नौकरी के साथ मैंने 50 तरह के कारोबार किए, बिजनेस किए भाई साहब। बॉस को कभी पता नहीं चलने दिया, मालिक को कभी पता नहीं चलने दिया, चुप चुप कर बिजनेस किए। सोचा कि बिजनेस की कोई लाइन हाथ में आ जाएगी तो जीवन बन जाएगा, इसलिए कभी CD प्लेयर 4,000 का लाकर भिलवाड़ा में 5,000 का बेच देता था।
कभी मैं 400 रुपए का हेनरी हिल का शर्ट लाकर 500 में बेच देता था। इस तरह के कारोबार में नौकरी के साथ करता था और 50 तरह के कारोबार मैंने कर लिए। लेकिन इन कारोबारों को करने के बाद भी मैं जो अचीव करना चाहता था वो मेरे पास नहीं था। मेरा रूटीन था, रोज सुबह उठता, चाय पीता, पेपर पढ़ता, फ्रेश होता, नहाता धोता, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता, बीबी नाश्ता देती, मैं नाश्ता करता, कपड़े पहनता, स्कूटर की तरफ रवाना होता। जब मैं स्कूटर की किक लगा रहा होता तो बीबी अंदर से दौड़ कर आती, मेरे हाथ में एक टिफिन दे देती, मैं टिफिन को स्कूटर पे टांग देता, ऑफिस के लिए रवाना होता, लंच होता, टिफिन खाली करता, शाम को खाली टिफिन लाना, कभी घर पे नहीं भूलता। ये मेरा रूटीन था। 2-3 बार भूला था तो प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने फिक्स कर लिया कि ये याद रखना है चेक लिस्ट के अंदर, जब घर पे जाओ तो खाली टिफिन वापस गाड़ी में रखो। फिर शाम को घर पर आता, फ्रेश वगैरह होता, थोड़ी देर टीवी देखता, खाना खाता, बच्चों के साथ खेलता और उसके बाद मैं सो जाता। लेकिन अगले दिन क्या होता था उसका मुझे पहले से ही पता था। मैं फिर सुबह उठता, फिर तैयार होता, फिर नाश्ता करता, फिर टिफिन भरता, फिर खाली करता, फिर वापस घर पर। तीसरे दिन क्या होता, मैं सुबह उठता, तैयार होता, नाश्ता करता, टिफिन भरता, खाली करता, वापस करता। चौथे दिन क्या होता जानना चाहते हैं? नहीं, जान लो। सुबह उठता, तैयार होता, नाश्ता करता, टिफिन भरता, खाली करता, वापस करता। पांचवें दिन क्या होता जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, जान लो थोड़ा सा। सुबह उठता, तैयार होता, नाश्ता करता, टिफिन भरता, खाली करता, वापस करता। छठे दिन क्या होता जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो बताओ। तैयार, आई एम रेडी। तकलीफ नहीं हो रही है इसमें, बताओ। नो। सुबह उठता, तैयार होता, नाश्ता करता, टिफिन भरता, खाली करता, वापस करता। आगे क्या होता जानना चाहते? नो। नहीं, अभी बता सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सुनना चाहते तो बताऊं क्या? नो। नहीं सुनना चाहते तो हाथ से इशारा करो कि भाई बोध हो गया। बोध हो गया। ऐसा बोलो, बोध हो गया। क्योंकि भाई देखो, मैं तो आंखों के इशारों से समझता नहीं। आप मुझे गुस्से से समझाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी नहीं समझना हो कहते ना भैया बोध हो गया, आगे मत बोलो। क्या कहना चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज को तुम 6 बार सुन नहीं सकते, मैंने 8 साल किया। ये कहना 6 बार में कह रहे हो बस मेरे जी का समझिए क्या हाल होगा। 8 साल तक कहानी यही किया। अगर मेरी जिंदगी को शॉर्ट में बायोग्राफी लिखनी हो तो एक ही लाइन लिखती है, एक ही लाइन बनती है, टिफिन भरो, खाली करो, खाली करो, भरो, भरो, खाली करो, खाली करो, भरो, खाली करो, खाली करो। इसे जीवन में जैसे कोई काम ही नहीं है। भगवान ने, अल्लाह ताला ने भेजा कि जा बेटा टिफिन भर और खाली करके आ जा। ये क्या जिंदगी है भाई? लेकिन कभी कभी नौकरी वाले सोचते हैं कि हमारी लाइफ ही खराब है। मैंने अपने शर्मा जी की लाइफ भी देखी, जो पड़ोस में किराने की दुकान वाले मेरे पास रहते थे। शर्मा जी की जिंदगी मेरे से भी खराब थी। मैं तो 10 बजे ऑफिस जाता था, शर्मा जी 9 बजे दुकान खोलकर बैठ जाते थे। सुबह टिफिन लेके जाते, शटर ऊपर करते, सफाई करके पूरे दिन भर काउंटर पर शर्मा जी ग्राहकों का इंतजार करते थे। और शर्मा जी की बीवी पूरी जिंदगी भर शर्मा जी का इंतजार करती थी। रात को 12 बजे आते, तब तक घर वाले सब सो जाते। बच्चों को तो शकल ही याद नहीं रहती थी। बच्चे तो बोलते थे ये हमारे संडे वाले पापा हैं, तो संडे टू संडे ही नजर आते। शाम होती, शटर नीचे, वापस घर। सुबह होती, शटर ऊपर, शाम होती, शटर नीचे, सुबह होती, शटर ऊपर, शाम होती, शटर नीचे। मेरी जिंदगी थी टिफिन भरो, खाली करो, भरो, खाली करो। उसकी जिंदगी थी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। लाइफ ही खत्म पूरी। बहुत हालत खराब थी भाई। पैसा तो मिल रहा था लेकिन मजबूरी थी, मन नहीं करता। ये दिमाग से काम हो रहा था। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था जिसमें मैं अपना खुद का माइंड को बना सकूं, जिसमें मैं खुद इनोवेशन कर सकूं, जिसमें मैं खुद कोई क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में कर सकूं, अपने दम पर कोई नया काम कर सकूं। लेकिन ऐसे मेरे पास कोई काम नहीं। बॉस बार बार चेंबर में बुला के कहता, दिमाग मत लगा, जितना कहा जाता उतना। तंग आ गया था जिंदगी से। 50 तरह के कारोबार करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं था। किसी को मैं सीडी प्लेयर ले जाके देता था कि भाई साहब खरीदना होगा, हाँ खरीदना है।
तो मैं उसे देता था। वो कहे एक दिन चेक करने के लिए देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ एक दिन आप चेक कर लो। एक दिन वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके 4 फिल्में बताता था बैक टू बैक, और अगले दिन सुबह आके कहता था इसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक है। किसी को शर्ट देता तो शादी अटेंड करके मुझे शर्ट वापस लौटा देता कि कलर ठीक नहीं। बात ही समझ में नहीं आ रही कि करूं तो क्या करूं। बिजनेस के अलग तरह के चैलेंज है, नौकरी के अलग तरह के चैलेंज है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? थोड़े दिन बाद तो मैं भूल ही गया कि मैं पैदा क्यों हुआ। आई एम सॉरी टू से, माफी मांगनी चाहिए आपसे, लेकिन आपको भी तो ये पता नहीं कि आप पैदा क्यों हो। मुंबई के सन्मुख आनंद हॉल में बड़ी सी सेमिनार चल रही थी, 3-4 हजार आदमी बैठे थे खचाखच। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात सूची। मैंने एक आदमी को खड़ा किया, मैंने कहा बता ना बेटा जिंदा क्यों है। जो मैंने उसे बोला जिंदा क्यों, तो वो मेरे को देख के मुस्कुराने लगे। जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे वो भी मुस्कुरा। मैंने कहा भाई आवाज नहीं आ रही तुझे, तेरे से पूछ रहा हूं बताना जिंदा क्यों है। जब मैंने तेज बोला तो वो आदमी मुझे गुस्से से डराने लगा, आंखें निकाल के बताने लगा कि भाई पूछ मत नहीं तो तेरी गर्दन मोड़ दूं। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मैंने तेज गति से उसे बोला अरे भाई आवाज नहीं आ रही, तेरे से ही पूछ रहा हूं बताना जिंदा क्यों है। तो वो खड़ा हो गया कहता मर जाऊं। जिंदा क्यों है, जिंदा क्यों है? अरे पैदा हो गया तो जिंदा ही रहूंगा ना, और मरा नहीं तो जिंदा हूं। 90% लोगों को भगवान करे यही लगता कि वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि मरे नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद जीवन का लक्ष्य ही 16-17 साल का था तो एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि अखबार में कुछ लिखा हुआ आता कि इस नेता ने 5,000 करोड़ का घोटाला किया, तो इतना गुस्सा आता था कि साले की जाके गर्दन उड़ा। लेकिन अब ऐसा कुछ होता ही नहीं था मेरे अंदर। आई एम मैच्योर पर्सन। अब जब मैं सुबह चाय पीता था ना तो अखबार में हेडिंग आती थी 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो मैं एक चाय की चुस्की लेके कहता हूं एक और हो गया। अब मैं मैच्योर हुआ, अब मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। दुनिया के सारे इतिहास मैच्योरिटी में नहीं लिखे जाते, दुनिया के सारे इतिहास एक्साइटमेंट में लिखे जाते। और आदमी इसलिए बार बार आपके बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे कि आपके काम करने की उम्र गई भाई, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है 25, 30, 35 साल के बाद। मेरी एज तो मात्र 26 साल की थी, लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी था 40 साल का, सोच से, दिमाग से। मार्केटिंग मैनेजर, इस मैनेजर के चक्कर में मैं भूल ही गया कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं जिंदा क्यों। खैर जिंदगी चल रही थी, गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह एक मकान बना लेंगे, मकान के लोन चुका देंगे, बच्चे हुए उनकी शादी कर देंगे एजुकेशन करने के बाद, और फिर मकान का लोन चुक जाएगा, फिर हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म, पार्ट 2 चालू, बच्चे की जिंदगी। मुझे ऐसे लगता था, शायद लाइफ का मतलब ही है। आपको भी शायद ऐसा ही लगता हो, मुझे भी ऐसे। जीवन चलता जा रहा था, तभी जीवन में एक छोटी सी घटना घटी। करना तो जाता था नया, लेकिन एक घटना के साथ मेरे जीवन में एक नया खजाना खुला। अगस्त 2000 में सैटरडे के दिन, अगस्त 2000 की बात बता रहा हूं मैं, सैटरडे का दिन था, और सैटरडे के दिन मेरी कंपनी में मेरे बॉस रात को 8 बजे ऑफिस से जब घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से दौड़ते आए। मेरा बॉस मेरे नजदीक जब भी आता था कोई ना कोई टेंशन लेके आता था, और बॉस से मैं डरता था कि साला ये कभी उल्टा पुल्टा काम ना बता दे। तो शनिवार के दिन पीछे दौड़ता आया, दिल की धड़कनें तेज तेज बढ़ गई, लेकिन पास आते ही कहा कि मुकेश जी सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना। मन में बहुत परेशानी हुई। मैंने बॉस को धीरे से प्यार से कहा कि बॉस कोई काम हो तो 1 घंटा और रुक जाता हूँ, संडे तो खराब मत करो आप। नहीं कोई काम थोड़ी है, मैं तो तुझे एक बिजनेस शेयर करने के लिए बुला रहा हूँ। मेरे पुराने कलीग मेरे पास आए थे घर पर पिछले संडे, उन्होंने कहा था कि एक ऐसा कारोबार है जो हम नौकरी के साथ कर सकते हैं। जो ही कारोबार की बात की मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक मैं छुप छुप के कारोबार कर रहा था, बॉस खुद ही ऑफर दे रहा। मैंने बॉस के नजदीक जाके कहा सर किस तरह के कारोबार की बात कर रहे हैं? कि एक ऐसा कारोबार है जो हम नौकरी के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा और क्या बताया? वो कहा नौकरी के साथ कर सकते हैं जिसमें दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें हिसाब किताब रखना नहीं पड़ता, और जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है बैठने का। बहुत खुशी हुई, ऐसा कारोबार
जिसमें ना नौकरी डिस्टर्ब हो, ना दुकान लगानी पड़े, ना कोई फिक्स समय हो बैठने का, जिसमें ना हिसाब किताब रखना पड़े। ऐसा भी कोई कारोबार होता है क्या? लेकिन ये चीजें मैं मान सकता था। मैं सोचता था कि पृथ्वी पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने उनको जब पूछा कि और क्या होता है इस बिजनेस में, कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो ही उसने टेंशन बोला, मैं मुस्कुरा गया और मैंने धीरे से कहा, सर गलतफहमी हो गई होगी। अब मैं उसको तो नहीं कह सकता मैं 50 तरह के कर चुका हूं, बिना टेंशन का होता ही नहीं है। लेकिन बॉस कहता है, बॉस को भी जब मैंने कहा ऐसा नहीं होता सर, तो सर ने कहा होता है, जानना चाहता तो सुबह 10 बजे आ जाना। इसे कहते हैं इन्विटेशन विद क्यूरियोसिटी। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं किसी मीटिंग और सेमिनार में, तो इन्विटेशन में क्यूरियोसिटी छुपी होनी चाहिए। उसका कारण और क्यों ढूंढना पड़ेगा आपको कि क्यों आएगा वो मीटिंग में। आप 10-10 आदमी को इनवाइट करते हैं और कोई भी नहीं आता। भैया मैंने 500 आदमी को इनवाइट किया और ऐसी मीटिंग भी अटेंड की जिसमें मेरा सिंगल आदमी भी नहीं आया, क्योंकि मुझे इनविटेशन देना ही नहीं आता था। कोई क्यूरियोसिटी में पैदा ही नहीं करता था। मैं सारी बात बता के आ जाता था, सामने वाला कहता था आ जाएंगे। जब सारी बात बताई दी तो आएगा क्यों? लेकिन मेरे अंदर इन्विटेशन क्या था, क्यूरियोसिटी, बिना टेंशन का बिजनेस। ये बात दिमाग में फिट हो गई और मैं सुबह 10 बजे बॉस के घर पर चला गया। 10-15 आदमी बैठे थे, आगे की चेयर खाली थी, फिर भी मैं पीछे की चेयर पर बैठा, क्योंकि दुनिया के सारे समझदार आदमी पीछे ही बैठते हैं। हाँ बिल्कुल फाइनल कह रहा हूं, पीछे वाले भाई साहब आप तो हिला लो यार, मेरी कैटेगरी के आदमी ऐसा पीछे। गेट के पास बैठने वाले आदमी ज्यादा समझदार होते हैं और मैं बिल्कुल गेट के पास वाली कॉर्नर चेयर पर बैठ गया और यहाँ मीटिंग चालू हो गई। एक कार्टून आया, सूट पहन रखा, अगस्त में, टेम्परेचर राजस्थान में 47 डिग्री। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही है, कि किस प्रदेश का आदमी है। नया आदमी तो ऐसे ही सोचता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूब देर तक दिमाग लगाया, फिर भी पता नहीं चला। मैंने कहा गया भाड़ में, मैंने क्या लेना जरा, कुछ भी पहन। फिर उसने कहा बजाओ ताली। मैंने कहा मैं क्यों बजाऊं, तेरे बजाने तू बजा ताली, जिसके इनकम आए वो बजाए ताली, उसके घर वाले बजाए ताली, मैं क्यों ताली बजाऊं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई खुशी भी नहीं है इनकी इनकम पे। थोड़ी देर बाद वो थक गया, ताली मैंने बजाई नहीं। फिर दूसरा आया, उसने भी कहा बजाओ ताली, फिर नहीं बजी। फिर तीसरा आया, उसने कहा बजाओ ताली, मैंने नहीं बजाई। मेरे आने से पहले यहाँ पर भी 5-7 बदल गए होंगे, मैंने ताली बजाई नहीं। इंटेलिजेंट आदमी पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि कभी भी उठ के जा सकते हैं। यहाँ आगे बैठोगे तो जाओगे कैसे, इतने सारे आदमी पीछे में आ रहे हैं। तो मैं पीछे की तरफ जाके बैठ गया, बात चालू हुई, उसने कहा ताली बजाओ, मैंने बजाई। एक भी बार हंसा भी नहीं और मुस्कुराया भी नहीं। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, मेरी बराबर जा सकते हैं। तो टेंशन की बात नहीं, मैंने नहीं किया, आप भी मत करो, क्या कर सकते हैं। अब चौथे नंबर का कार्टून आया, वो क्या बोलता, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और भारी कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन है? भारी लास्ट में आता है, ये कहना चाह रहा हूं। तो सबसे भारी जो कार्टून श्रीमान पीसी छावड़ा जी आए, आज वो मेरे बिजनेस गुरु हैं, आज मेरे मेंटर हैं। उन्होंने बात चालू की, 10-15 मिनट तक तो उनकी बात भी समझ में नहीं आई। 10-15 मिनट बाद तो मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों, मैं क्यों आया था, बताओ आपको बताया मैंने, बिना टेंशन का बिजनेस है ना। मैं तो भूल ही गया कि मैं आया क्यों। थोड़ी देर बाद भाई साहब मेरे को पता ही नहीं चला कि क्या कर रहा हूं मैं भी उछल उछल कर ताली बजाने लगा, मैं भी सीटी बजाने लगा, मैं भी चिल्लाने लगा तेज तेज। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों कर रहा हूं। जब फिल्म का डायरेक्टर मजबूत होता है ना मेरे भाई, वो आपको भुला देता है आपकी असल जिंदगी को। जब फिल्म बहुत जोरदार होती है, डायरेक्शन बहुत जोरदार होता है, स्क्रिप्ट जो जोरदार होती है, तो आदमी फिल्म देखने वाला भूल जाता है कि उसकी जिंदगी है कि फिल्म है। और फिर विलेन गड़बड़ करता है तो गुस्सा आपको आता है, इमोशनल सीन पर आपकी आंखों में आंसू आना चालू हो जाता है, क्योंकि आप ये भूल ही जाते हैं कि असल जिंदगी नहीं, ये फिल्म है। लेकिन ये डायरेक्टर पर डिपेंड करता है। तो बेस्ट डायरेक्टर पीसी छावड़ा जी ने बोलना चालू किया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सीटी बजाने लगा, ताली बजाने लगा। थोड़ी देर बाद कहा कि मीटिंग खत्म हो गई। मैं प्रसन्नतापूर्वक बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन बड़ा कंफ्यूज था कि ये बिजनेस तो क्यों नहीं बताया इन्होंने कहा बिना टेंशन का बिजनेस है। निश्चित रूप से टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी माहौल में मैं 1.5 घंटा बैठा हूं, लेकिन बिजनेस क्या है ये नहीं समझ में आया।
अल्टीमेट बाहर चला गया। मेरा बॉस मेरे पीछे आया, आप भी नए हैं, पहली बार आए हैं, आप भी बाहर जाओगे, आपके पीछे भी एक आदमी आएगा जो आपको लेके आएगा और आपसे पूछेगा कॉमन प्रश्न, कैसा लगा? क्या पूछेगा? मैं भोला आदमी था, आप भोले मत बनना। मैं तो इतना कहता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा हो ना, और आपको जो लाने वाला आदमी आपके पास में बैठा है, जो ही आपकी तरफ देखे आप मुंह फुला लेना, और वो कुछ पूछे तो फिर गड़बड़ हो जाए मुझे मत कहना, ऐसा करते रहना आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम। तो बॉस, मैं भोला आदमी था, बॉस ने कहा कैसा लगा? मैंने कहा गजब सर, मजा आ गया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, ये बहुत अच्छी बातें करता है। तो मैंने जब कहा मजा आ गया, तो अगले दिन बॉस ने मुझे क्या बुलाया? चेंबर में बुलाया। चेंबर में बुला के मुझे काला बैग दे दिया, उसमें 3 जोड़ी कपड़े। मैंने कहा सर अभी गिफ्ट की क्या जरूरत थी? वो कहा गिफ्ट नहीं, 1500 कटेंगे सैलरी से। मेरे को समझ ही नहीं आया यार क्या कर रहा मेरे साथ। फिर भी मैं चुपचाप रहा, क्योंकि अगस्त का महीना था और नवंबर में दिवाली आने वाली थी। दिवाली पे इंक्रीमेंट लगते थे और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि बॉस मेरे से नाराज हो। तो मैंने चुपचाप वो 3 जोड़ी कपड़े लिए और आ गया। जो ही मैंने कपड़े की जोड़ी ली, उन्होंने डायरी में मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी। शायद मुर्गों का नाम लिखते होंगे, जितने मुर्गे तैयार हो जाते हैं उनके नाम लिखते होंगे, तो नाम लिख दिया मुकेश कोठारी। अब मेरी जो भी मीटिंग होती है ना, मुझे बुलाते हैं, आ जाओ, आज यहाँ मीटिंग, आज वहां मीटिंग। 3 मीटिंग लगातार अटेंड की ली, तब तक समझ में नहीं आया कि करना क्या। ताली बजा बजा के आ जाता था। 3 मीटिंग बाद बॉस ने काउंसलिंग मीटिंग की घर पे। द इंपोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग क्या होती है वो चीज समझाना चाहता। काउंसलिंग की घर पे बुलाया सबने और मुझे कहा मुकेश जी आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा आप कुछ बताते क्यों नहीं? वो कहा बताया तो है ना। मैंने कहा क्या बताया आपने? हर बार मीटिंग में जाते हैं और कहते ताली बजाओ। बताते हो कहां हो आप, क्या करना? आप ये बताते हो कि इसको 500 आया, इसको 1500 आया, इसको 1800 आया, बजाओ ताली। हमें क्या करना ये तो बताओ। तो यार दिमाग ही तेरा नहीं है, पैदल है क्या दिमाग से? मैंने कहा आप बताओ सही, मैं पैदल नहीं हूं, आप मुझे बताओ, मैं बहुत अच्छा करूंगा, बताओ तो सही करना क्या है। वो कहे यार कुछ नहीं करना है, सिंपल, जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। क्या बोल दिया इसने? मैंने कान में जाके धीरे से बॉस से पूछा यार आपने किया क्या मेरे साथ? तो बॉस ने कहा क्या किया तेरे को बताऊं? मैंने कहा बता। कि तेरे को मीटिंग में ले गया था? मैंने कहा ले गया था। तेरे को मजा आया था? मैंने कहा मजा आया था। मजा आया तो तेरे को किट दी थी 1500 रुपए की? मैंने कहा दी थी। 1500 की किट दी तो 3 काम हो गए। पहला, कंपनी का बिक गया प्रोडक्ट, बिक गया मेरे थ्रू, और तू बिना एडवर्टाइजमेंट के खरीद लिया तो तुझे मिल गया डिस्काउंट, मुझे मिल गया कमीशन, कंपनी की हो गई सेल। और यही काम तू बार बार करे तो इनकम आ सकती है मेरे भाई। मैंने कहा यार गजब करता है बॉस, इतनी सी बात कि कपड़े बेचने 3 मीटिंग खराब कर दी मेरी। अरे पहली लाइन में बोल देना कि ये जाके किट बेचो, मैं कितनी जाके बेच के आता, मार्केटिंग का आदमी हूं भाई। बॉस ने कहा आप समझ में आ गया? मैंने कहा आप समझ में आ गया। मैंने कहा मीटिंग का हॉल चेंज करो, ये 10-15 आदमी का हॉल नहीं चलेगा। मुकेश कोठारी इस बिजनेस में आ गया है, 500 आएंगे पहली बार। तो बॉस ने कहा आने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बेसिक समझने पड़ते हैं। उन्होंने फिर बेसिक मेरे सामने लिख दिए और लिखा कि लिस्ट मेकिंग, पहले लिस्ट बनाओ। अगले दिन फोन पे पूछा लिस्ट बन गई? मैंने कहा हो, बनी नहीं थी। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग में शुरू से रखता था, मार्केटिंग मैनेजर था पहले, तो साला पैरालिसिस हो गया था मुझे, परफेक्शन इज पैरालिसिस। मैं अपने आप को परफेक्ट समझता था, तो लग गया। तो बॉस ने कहा बन गई लिस्ट? मैंने कहा हो, बन गई लिस्ट। एक्चुअल में मैं और कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि 1 महीने पहले मेरे भाई की शादी हुई थी। भाई की शादी में सबको खाने पे बुलाया था, लिस्ट एकदम तैयारी थी। मैंने कहा अलग से बनाने की क्या जरूरत है जब लिस्ट तैयार है। हर जगह दिमाग लगाता था। उसका कांटेक्ट एंड इनवाइट, तो मैंने कांटेक्ट किया, सबसे इनवाइट किया, सबको पूरा प्लान बता के कहा मीटिंग में आओगे? सबने कहा आएंगे। मैंने कहा गारंटी? गारंटी के साथ आएंगे। मैंने कहा मेरे सिर पे हाथ रखो, सिर पे हाथ रख के कसम खा ली क्या है। पूरी मीटिंग खत्म हो गई, एक सिंगल आदमी नहीं आया। मेरा पहला अनुभव। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो कोई तकलीफ की बात नहीं, अभी तक ठीक चल रहा सब, भगवान की दया से भी कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। मेरे साथ भी ऐसे था, मैं पहला नया आदमी, मैंने शुरू में सीख रहा था कि ऐसा भी कभी होता है। फिर उन काउंसलिंग का